अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रिएक्शन। तो आज के वीडियो में जो हम रिएक्शन देने वाले उस वीडियो का नाम होने वाला है सऊदी रॉयल वर्सेस रॉथशाइल्ड फैमिली सीक्रेटली रूलिंग द वर्ल्ड डीबीवी नॉलेज ट्रूथ। डीबीवी नॉलेज एंड ट्रूथ की पूरी वीडियो नाले और देखते हैं ऐसा क्या है जिसमें ये भाई रॉथशाइल्ड फैमिली और जो है सऊदी के रॉयल फैमिली को कंपेयर करने वाले। तो देखते हैं ऐसा क्या है इस वीडियो में रिएक्शन था। वीडियो पसंद लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीबी नॉलेज एंड ट्रूथ के और एक नई वीडियो में। एक तरफ अरबों की इस्लामिक बैंकिंग, दूसरी तरफ रॉथशाइल्ड की सूद इंटरेस्ट बेस वाली बैंकिंग। ऐसा क्या चीज़ है कि दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है? दोनों बल्कि बिलियनर्स है, दोनों के बैंक्स हर जगह दुनिया में छाए हुए हैं। मगर जब आप लोग स्टोरीज देखोगे दोनों के तो इससे आप लोग इबरत हासिल करोगे, क्योंकि एक की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है और इबरत हासिल करे वैसी है। दूसरे की स्टोरी दुश्मन की चालाकी और दुश्मन के चाल इसके अंदर बताए जाएंगे। सऊदी अरब का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक अल राजी बैंक, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक है, जिनके टोटल एसेट्स अगर आप विकिपीडिया पे ही देखते हो तो 350 बिलियन रियाल के करीब है। आपको बता दें कि ये जो अल राजी फैमिली थी, जो मेन फाउंडर था इस चीज़ का, वो लोग बहुत गरीब, खाने को खाना नहीं था, बहुत ऑड जॉब्स करते हुए टीनेज से पहले ही ज़िंदगी में जब अपनी आंख खोले और उसके बाद कुछ हाथ पैर चलना शुरू हो गए तो जब से ही कामकाज करना शुरू कर दिया था। ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है सऊदी बिलियनर सुलेमान अल राजी के बारे में, जो कि एक सेल्फ मेड बिलियनर है और आज तक इनका नाम हर जगह फैला जाता है। सुलेमान अल राजी के पास वो लग्जरियस एजुकेशन नहीं था। सुलेमान अल राजी जब 9 साल के थे तो एक पोर्टर का काम शुरू किए थे। शॉपिंग के लगेजेस शॉपर्स के लिए उठाया करते थे रियाद में। जब 12 साल के हुए तो पाम डेट्स जमा करते थे उनके जॉब के लिए, जिनकी सैलरी उनको 6 रियाल पर मंथ दी जाती थी। तो वो ज़मीन पर ही सो जाते थे और एक ही लिबास में सोते थे और काम भी करते थे। बहुत सारे वेरियस जॉब्स किए अपने पेट को पालने के लिए, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। जब 15 साल के अल राजी हुए तो उन्होंने उनकी ग्रोसरी शॉप भी बेच दी। मगर जब आप तवक्कल रखते हो, मेहनत करते हो और हलाल रोजी रोटी पाते हो तो कहीं से भी गैब से आपको मदद मिलती है। इंसान देखो, एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? ये वो बंदा रहता, वो इंसान रहता जो कि दूसरों की मुश्किलात को, नीड्स को ढूंढता है और उसका एक सोल्यूशन देता है। फिर वो सोल्यूशन के साथ वो दूसरों की मदद ही नहीं, वो दूसरों की लिविंग स्टाइल भी अच्छी करता है और ख़ुद भी वो चीज़ के प्रॉफिट्स कमाता है। तो अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो देखो कि लोग क्या चीज़ में परेशान है, वो परेशानी को दूर करो और प्रॉफिट्स कमाओ। 2011 में ही इन्हें वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन 120th रैंक पे लाते थे विद एस्टिमेशन वेल्थ ऑफ $7.7 बिलियन। आपको मालूम है ये बनने से बने इनके बैंक अकाउंट जीरो थे, क्योंकि आधा ये अपने बच्चों में बांट दिए, आधा ये चैरिटी में बांट दिए। और चैरिटी, ऐसी चैरिटी जो कि पूरे दुनिया में फैली हुई थी। और ये चैरिटी इनका SAAR सार फाउंडेशन के नाम से किया जा रहा है, अभी भी किंगडम में, अरब स्टेट्स में, गल्फ स्टेट्स में और पूरी दुनिया में। अब मैं आपको बोलता हूँ ये पैसे वाले कैसा बने। ये पैसे वाले एक बहुत शार्प तरीके से बने। शुरुआत में ये अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मनी एक्सचेंज में काम किया कर रहे थे और लेटर ऑन देखा कि यहाँ के लोगों को क्या चीज़ का मसला है। किसी के पास भी इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है ही नहीं। जब यहूदी लोग ब्रिटिश एम्पायर में सूद वाला, इंटरेस्ट वाला बैंकिंग सिस्टम शुरू करे, क्यों ना हम इस्लामिक बैंकिंग शुरू करें और लोगों को सहूलत दे वो चीज़ की। तो ये जो आइडिया था, ये जो लोगों की खिदमत करना था, एक इस्लामिक बैंकिंग बना के उसको तरक्की के रास्ते में लेके जाना था, ये इनको सक्सेसफुल किया। 2006 में अल राजी बैंक इसे रीब्रांड किए। तकरीबन 75% शेयर्स इनके पब्लिकली ओन्ड है। अब देखो, यहूदियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती सूद। सूद से ये लोग वॉर्स करते, सूद से ये लोग कंपनीज को बिठाते, सूद से ये लोग पूरे दुनिया का इकोसिस्टम ही खराब कर दिए। क्योंकि सूद एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको अल्लाह के साथ जंग करने के उतना बराबर। अल राजी जो अपनी बैंकिंग सिस्टम शुरू किए थे वो भी इंग्लैंड से शुरू किए थे। आपको बताते कि जो ये यहूदियों का असल बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ था उसका इजाद यही यूरोपियन स्टेट से किया गया था, वही इंग्लैंड से किया गया था, जो कि रॉथशाइल्ड की फैमिली ने किया था फ्रॉम द लेट 17th सेंचुरी। ये वहीं पे जाते हैं क्योंकि असल सेंट्रल बैंक्स वहाँ पे थे। आप गए वहाँ पे बात किए, मगर शुरुआत में इनको लीगल लाइसेंसेस नहीं दिए। तो ये लेटर ऑन समझाए, बताए दलीने कि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में दोनों जगह इंटरेस्ट कंज्यूम करना हराम है। बहुत सारे कन्वर्जेशंस के बाद इनको वहाँ पे मौका मिलता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलता है और सबसे पहले जो इनका बैंकिंग सिस्टम अप्राइज होता है वो यूरोप से होता है। वहाँ के सक्सेस के बाद ये सऊदी अरेबिया में बहुत सारे ब्रांचेस खोलते हैं, उसके बाद गल्फ स्टेट्स में खोलते हैं, कुवैत, क़तर, हर जगह जो है अल राजी बैंक ब्रांचेस फैलाता है और तरक्की पाते हैं। तकरीबन 600 प्लस ब्रांचेस है सऊदी अरेबिया में,
कुवैत, जॉर्डन, मलेशिया और कई सारे वैरायटी के चीज़ें ऑफ़र करते ही है। देखो मुझे नहीं पता आज के वक्त पे इस्लामिक बैंकिंग में भी मैं सुना हूँ कि थोड़े लोग जो है इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे पैसे लैंड करने के बाद कुछ पैसे वापस भी उसके ऊपर ले रहे हैं जो कि इंटरेस्ट में शामिल होता है, मगर वो लोग क्या चीज़ बता के ऐसा कर रहे हैं पता नहीं। एंड एट द एंड ऑफ द डे उसे भी इस्लामिक बैंकिंग कह रहे हैं। वल्लाहु आलम। अल राजी बैंकिंग जो था वो चाह रहा था कि कंज्यूमर्स जो है अपने पैसे जमा करें, कंपनीज वगैरह जो डीलिंग करते हैं, जो आप कार्ड स्वाइप करते हैं, वो इनके बैंकिंग के थ्रू रहे। थोड़े बहुत मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं, मगर जो सूद पैसों को लग के वापस आ रहा है वो सिस्टम नहीं था इनके पास। ये किंगडम के कई सारे प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा भी लगाए थे, जिसके साथ वो मुनाफा कमा के अपने कंज्यूमर्स को भी दे रहे थे। आपको बता दें कि यही रॉथस्चाइल्ड के बैंकिंग सिस्टम अल राजी बैंकिंग पे कई सारे तोहमतें भी लगाई थी। 9/11 का वाकया था, उसके ऊपर यूएस ने कई लॉ सूट्स बनाए थे अल राजी बैंक के खरीब कि ये लोगों ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा लगाकर वो जो 9/11 के हादसे किए हैं ना लोग, उसको ये लोगों ने फंडिंग की। इनके अल राजी के फंडिंग के वजह से आज 9/11 का हादसा हुआ और कई सारे टेरर अटैक। इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की तोहमत लगाई गई, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे टेरर ग्रुप्स को फंडिंग करने की तोहमत लगाई गई और कई सारी चीज़ें। जो 9/11 के हाईजैकर्स थे उसको अल राजी बैंक के साथ भी जोड़ा गया। तो देखो आज के वक्त में पता नहीं कि ये इंटरेस्ट अभी इन्वॉल्व किए नहीं किए, मगर कई सारे उलमा जो ये राजी बैंकिंग को सपोर्ट किए उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तरक्की पाया था, क्योंकि इसके जो पॉलिसीज़ थे वो इस्लामिक बैंकिंग को जोड़ रहे थे और कोई इंटरेस्ट नाम की चीज़ इनके साथ जुड़ी हुई नहीं थी, जिसकी वजह से हर मुसलमान पूरी दुनिया का इनके सर्विसेज से खुश था और अपना पैसा ये बैंक में रख के कंफर्टेबल फील कर रहा था। अब देखो सबको पता है कि नो वन इज रिच विदाउट साइड हसल। कोई ना कोई साइड हसल्स या इन्वेस्टमेंट्स रखने की वजह से ही आदमी आजकल सर्वाइव कर रहा है और जिंदगी में तरक्की कर रहा है। ना ही सिर्फ वो खुद की कंपनी चलाता है, मगर दूसरे की कंपनीज में भी वो शेयर अपना रखा हुआ रहता है। आजकल के बिजी शेड्यूल में आदमी के पास टाइम बहुत कम है, जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट को रिसर्च नहीं कर सक रहा और उसे पता नहीं रह रहा कि कब क्या चीज में इन्वेस्ट करना। तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट होता है कि वो लोग इंडेक्स में इन्वेस्ट करना। अब देखो यहाँ पे दो चीज, एक है निफ्टी TMI और दूसरा है निफ्टी 50 इंडेक्स। NSE के वेबसाइट पे आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में मार्केट कैपिटल के हिसाब से इंडिया के 50 टॉप कंपनीज शामिल होते हुए दिखेंगे। वहीं अगर आप निफ्टी TMI देखें, जिसे कहते हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, वहां पे तकरीबन 750 कंपनीज शामिल होती है, जिसमें निफ्टी 500, निफ्टी माइक्रोकैप 250 के पार्ट होते हैं। मतलब एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि निफ्टी 50 में 50 कंपनीज को एक्सपोजर मिल रहा है और निफ्टी TMI में तकरीबन 750 स्टॉक्स में एक्सपोजर मिलेगा। वेराज इन निफ्टी TMI लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज भी शामिल होते हैं। लार्ज कैपिटल कंपनीज के रिस्क कम होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट रिटर्न भी उनका डिसेंट हो। वेराज इन निफ्टी TMI मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज शामिल होने की वजह से फंड में रिस्क ज्यादा भी होता है, मगर उतना ही मुनाफा भी ज्यादा हो सकता है। इसमें डाउनफॉल का रिस्क भी ज्यादा है, मगर प्रॉफिट का भी रिस्क उतना ही हाई है। निफ्टी 50 में 100% स्टॉक्स लार्ज कैप कंपनीज के होते हैं, जबकि निफ्टी TMI में 70% लार्ज कैपिटल, 16% मिड कैप और 13% स्मॉल एंड माइक्रो कैप होते हैं। तो इस तरह से ये फंड थोड़ा बैलेंस हो सकता है, जहां पर स्मॉल, मिड और माइक्रो कैप को अलग से ट्रैक करना नहीं पड़ेगा। निफ्टी 50 के अगर आप लोग पास रिटर्न्स देखते हो तो तकरीबन 13-14% के करीब अनकरीब आता है, वेरास निफ्टी TMI के रिटर्न्स 15 से 15.23% के करीब भी मिले हैं। अगर एनालिटिक्स के हिसाब से देखा गया तो निफ्टी TMI हैज आउट परफॉर्म निफ्टी 50, मगर हमें याद रखना चाहिए ये स्टॉक्स है, मार्केट कैसे रन होता है, कंपनीज कैसा रन होती है, फ्लक्चुएशंस क्या आ सकते हैं मार्केट में देशों के हिसाब से, तो इसमें पास्ट और फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं दे सकते। ये मार्केट के परफॉर्मेंस से हम एनालाइज करके इसके बारे में हम थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स में टोटल NSE के 49% स्टॉक्स शामिल होते हैं, जबकि निफ्टी TMI में NSE के टोटल 96% फंड होते हैं। अब ये देखिए, ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसको रिटर्न भी डिसेंट हो और रिस्क कम भी हो, तो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई यंग ब्लड है, उनके 20s में फास्ट है और हेडेक नहीं लेना चाह रहे, तो वो लोग लार्ज कैप में अलग इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप में अलग। बट ये पूरी चीज़ें आपकी कैपेसिटी और टाइम पे भी जजमेंट कर सकता है कि आप कौन सा फंड किस में इन्वेस्ट कर रहे हो। तमाम चीज़ों की डिटेल्स और लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। जब सुलेमान अल राजी से पूछा गया कि आपने अपनी पूरी दौलत बांट दी अपने बच्चों में और चैरिटी में, आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत गरीबी से ऊपर आया और मुझे वापस गरीबी में जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हर चीज़ देखा हुआ हूँ, मैं गरीबी भी देखा हुआ, अमीर भी देखा हुआ। अगर मैं अभी भी गरीब हो जाता तो मुझे मसला नहीं होता। जब ये लंदन में असल इनका बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किए थे,
वहाँ के मुसलमान और क्रिश्चियंस को इनवाइट किए थे कि हलाल बैंकिंग सिस्टम ऐसा, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम। वहाँ से उसके बाद वो सऊदी वापस आते, ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज से मिलते। उसी के साथ वो लोग इन्हें दुआएं देते कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ये इस्लामिक बैंकिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया गया है इस वक्त के दौर में। अभी ये कंपनी 40% मार्केट शेयर रखती है अपने किंगडम में। और इनके बाद जो इनका दूसरा कंपनी था वो था अल वतानिया चिकन्स। एक अल वतानिया एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अल राजी बैंकिंग का, क्योंकि हलाल इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के साथ सुलेमान अल राजी ने यह बताया कि मैं देख रहा था कि यूनाइटेड किंगडम में सही तरीके से जानवरों को रखा नहीं जा रहा था, आर्टिफिशियल फीडिंग और गलत तरीके से ज़ुबा किया जा रहा था। तो मेरे दिल में आई कि जब हम इस्लामिक बैंकिंग भी शुरू किए, क्यों ना हलाल गोश्त, हलाल पोल्ट्री शुरू करें। और इसी के साथ अल वतानिया एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स का इजाद होता है, जिधर हेल्दी फूड, लाइफस्टाइल, फार्मिंग के साथ हलाल पोल्ट्री भी लोगों तक पहुंचाई जाए। तो देखो, इंसान जब जज्बे में आ जाता है कि मैं दीन के लिए और दुनिया के लिए कुछ चीज़ मिला के कर सकूं, तो उसके रास्ते में कई सारे हर्डल्स आते हैं, मगर जब खुदा की मदद रहती ना, वो सब चीज़ को तोड़ते हुए जाता। सुलेमान अल राजी का यही बोलना था कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे इल्म से बांटा, मुझे दौलत से बांटा, क्यों ना ये दौलत लोगों के काम आए, क्यों ना ये इल्म लोगों को मदद करने में काम आए। तो इसी के साथ मैं अपने आप को दुनिया में एक मिशन के वैसा देख रहा हूँ और पूरे काम करते जा रहा हूँ। तो देखो, छोटे रहे जब से डेट्स बेचना, होलसेल में केरोसिन बेचना, 6 रियल महाना कमाना, 60 रियल महाना कमाना, 15 रियल महाना कमाना, फिर ख़ुद के घर वालों को भी संभालना, इतना सब चीज़ के बाद आज मल्टी बिलियनर भी बन चुके। इतना ही नहीं, एक हादसा भी हो जाता है, इनके एक फैक्ट्री को आग भी लग जाती है, पूरा तितर बितर हो जाता है। वहाँ के इजिप्ट के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो सोचते कि अरे हम अल राजी को कैसा बताएं, वो अपने दिल से ये फैक्ट्री बहुत बताएं। तो जब ये लोग डर डर के कॉल किए थे, तो सुलेमान अल राजी ने बोला कि मुझे इस न्यूज़ के बारे में पता है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दूसरी जगह ढूंढो, वहाँ से सेफ्टी से वर्कर्स तो निकल गए ना। मतलब बंदे को इतना ईमान था, इतना तवक्कल था अल्लाह पे कि अगर कोई नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, उसके अंदर अल्लाह की मर्ज़ी थी और वो चीज़ हो गई। बस अब हम हालत कैसा सुधार सकते हैं वो देखो और आगे बढ़ते रहो। तो यही चीज़ है, देखो, जब दौलत मिलती लोग जो है ना संभाल के रख लेते, उसको दबा के नहीं रखना है, उसको खर्च करना है, इन्वेस्ट करना है, ताकि वो जो है रोटेशन में आए और आप इधर प्रॉफिट्स में भी बढ़ सके या दूसरी चीज़ें हो सके। अगर दौलत को आप दबा के रखोगे तो वो आपके लिए कर्ज बन के रह जाएगा। बहुत सारे अवार्ड्स जीते, बहुत सारे किंगडम की तरफ से ये लोगों ने रिकग्निशन पाया, नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए कंस्ट्रक्शन, हर जगह इनका इन्वेस्टमेंट रहा करता है और ये शरिया कंप्लायंट रहने की वजह से आज इतना तरक्की पाए। वही अगर आप गौर किए तो रॉथस्चाइल्ड के बारे में हम इतना नेगेटिव क्यों बोलते हैं? रॉथस्चाइल्ड की फैमिली है जो कि इनिशियल इल्यूमिनाटी की मेन फंडिंग बन चुकी थी। लेट 17वीं सेंचुरी में रॉथस्चाइल्ड ने एक जर्मन ज्यूइश बैंकिंग सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिसे रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग डायनास्टी कहते हैं। आज के वक्त तक भी ये रॉथस्चाइल्ड की फैमिली पूरे सेंट्रल बैंक्स को ओन करती है, इवन द फेडरल रिजर्व ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कहा जाता है ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास तकरीबन 1/3 ऑफ गोल्ड रिजर्व है पूरे दुनिया का, अगर कैलकुलेट किया गया तो। और इसी के साथ ये जो सूदी कारोबार, सूदी बिजनेस, सूदी बॉन्ड्स जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, कंपनीज में, बिजनेसेस में, एक्टिविटीज़ में, वो इनकी वजह से फैले हुए हैं। मायर आर्मस्ट्रांग रॉथस्चाइल्ड, जिसे द फाउंडिंग फादर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कहते हैं। और आप लोगों को मालूम है ये आर्मस्ट्रांग की फैमिली कौन से बैकग्राउंड से आती है? ये एशकेनाजी ज्यूइश फैमिली से आती है, एक ज्यूइश गेटो से। और ये कब शुरू होता है? लेट 17वीं सेंचुरी में। लेट 17वीं सेंचुरी में और क्या चीज़ शुरू होती है? इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन का इजाद होता है। इनके ही ये बैंकिंग सिस्टम में कौन शामिल रहते हैं? ज्यूइश फ्रीमेसन शामिल रहते हैं। तो ये लोगों ने ही ऐसा एक सिस्टम बनाया जिसमें हर चीज़ की बर्बादी रहती। आपको मालूम है ये हरामी चीज़, ये लोग की बैंकिंग क्या करती थी? जब 2 कंट्रीज़ में जंग हुआ करती थी तो ये लोग दोनों को फंडिंग करते थे। एक अगर कंट्री जीत गई तो उसके तरफ से पूरा प्रॉफिट्स ले लेते थे, सूद की शक्ल में, हर चीज़ की शक्ल में। और जब दूसरी कंट्री हार जाती थी तो वहाँ के ज़मीन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, सब वो चीज़ ये ले लेती थी। तो दोनों साइड इनको विन विन सिचुएशन था। फिर फसादी भी यही बैंकिंग सिस्टम दोनों तरफ लगाती थी। ये वही फैमिली है जो कि इंटरेस्ट, सूद को आम कर दिया है पूरी दुनिया में। आज जो हर चीज़ में EMI, सूद, हर चीज़ ये आम हो चुकी है ना, वो इन लोगों की वजह से हो चुकी है। आप लोगों को तो बताया था मैं एक प्रीवियस वीडियो में, एक बहुत बड़ी काले पत्थर की कंपनी है, देखो वो किससे जुड़ी हुई थी? सेंट्रल बैंक से जुड़ी हुई थी। कंपनी हर कंपनी में इन्वेस्ट करके अपने आप को पार्टनर बनाती है, फिर ये कंपनी को फंडिंग सेंट्रल बैंक से मिलती है। सेंट्रल बैंक कौन शुरू किया? ये रॉथस्चाइल्ड की फैमिली। अब आपको समझ में आ रहा कि सूदी कारोबार में हर चीज़ को सूद में शामिल करने वाले ये लोग हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आजकल हर चीज़, खाने पीने, सोने उठने की जो है, ये इनकी कंपनीज ही है। हर कंपनी में इनका इन्वेस्टमेंट रहता और ये लोग कंपनीज अपने हिसाब से ही चलाते रहते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ये।
आपके लिए और हमारे लिए भी, और पूरे दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम ये लोग ख़राब किए ना, ये असल सैटानिक पपेट्स है। इनकी फैमिली में से नेथन मायर रॉथस्चाइल्ड जो था उसे इंग्लैंड भेजा गया था। वहाँ पे इंग्लैंड में ये लोग अपना असल बैंकिंग सिस्टम शुरू किए थे। फ्रांस को फंडिंग कर रहे थे, नेपोलियन को फंडिंग कर रहे थे, जर्मन्स को फंडिंग कर रहे थे। जो जो शहर जंग में आ रहा था उन सभी को ये लोग फंडिंग कर रहे थे। कई सारे डॉक्यूमेंट्स आज तक भी रिलीज हुए 19th सेंचुरी में हर जगह कि कैसा ये लोग बैंकिंग सिस्टम रहने की जगह वॉर्स को फंडिंग करते हैं और वॉर से कमाते हैं। तो देखो, एक तरफ बैंकिंग सिस्टम, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जो कि लोगों की खिदमत किया, सूद से बचाया और जो है लोगों की बेहतरी के लिए भी कई सारा चैरिटी वर्क किया। दूसरी ओर पे सूद का बैंकिंग सिस्टम जंगे करा रहा है, लोगों में लड़ा रहा है और कंपनी जोन करके हर चीज़ सूदी शक्ल में रहा है। रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो कि बिल्डरबर्ग ग्रुप की भी हेड है, जो कि कंट्रोल करती है प्रेसिडेंट्स को, गवर्नमेंट्स को सेंट्रलाइज बैंकिंग के जरिए। जो आज मिडिल ईस्ट में वॉर्स हो रहे हैं वो कैसा हो रहे हैं, किसकी फंडिंग मिल रही है? ये फैमिली आज के टाइम पे कहा जाता है वर्थ $500 ट्रिलियन है। मेजॉरिटी इनका चंक मीडिया हाउसेस में है, ऑयल में है, गवर्नमेंट्स में है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में है। और यही वो फैमिली है जो कि दुनिया में खुद को ब्लू ब्लड कहती है, द रॉयल एलीट फैमिली ऑफ द वर्ल्ड। तो देखते जाओ, हलाल की चीज़ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छी चीज़ है। गोल्ड, सिल्वर, ऑयल ऐसे चीज़ों में आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्यों बोले तो अगर आप पैसा लेके बैठेंगे तो वो बस फ्लश आउट होने वाला, और कुछ भी नहीं। निज़ाम की बदौलत रही तो वो भी बहती जाने वाली रहती। आज देखो, हम 6-8 साल से बोलते हुए आ रहे लोगों को कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड सबसे सेफ है, सुन्नत है चांदनी और सोना, उसमें इन्वेस्ट करो, उसकी वैल्यू कभी भी नहीं गिरेंगी, मरते दम तक नहीं गिरेंगी। दज्जाली फितने आ जाएंगे, दज्जाल भी आ जाएगा तो सोने चांदनी की वैल्यू रहेंगी। पेपर करेंसी क्या है, आज नोटबंदी बोले कल ख़त्म हो जाता। आज देखो गोल्ड की वैल्यू कितनी है, 75-76,000 है। हम 8 साल से बोल रहे जब तक 30-30 हज़ार गोल्ड की वैल्यू थी। तो देखो, वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड, सिल्वर। अब लोग समझते हैं इसका ज़कात देना रहता है, भाई ज़्यादा हो जा रहा है। 2.5 क्या है भाई? 100 रुपये का 2.5% इज 2.5 रुपीज़। 100 रुपये के 2.5 रुपीज़, 1000 रुपये के 25 रुपये। ये भी लोग इससे भी बचना चाह रहे हैं, ज़कात में देना चाह रहे, चैरिटी भी नहीं करना चाह रहे। अल्लाहु आलम, वो तो उनका सीन है। ये आपको स्टोरी बताना था कि कैसा एक इंसान गरीबी से आता है, एक हलाल चीज़ शुरू करता है, चैरिटी करता है, बच्चों में बांटता है, आधा दुनिया के गरीबों में बांट देता है और बस चल जाता है। दूसरी ओर पे आज तक भी वही सैटानिक पपेट शो चल रहा है, वही सैटानिक बैंकिंग सिस्टम चल रहा है जो कि आज तक भी वॉर्स करा रहा है, गवर्नमेंट्स को ओन कर रहा है, सेंट्रल बैंक्स को ओन कर रहा है, मीडिया को ओन कर रहा है और आज तक भी जंग हर जगह मुब्तला रखा हुआ है। तो आप लोग वीडियो पसंद आया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और बताएं कि आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे कमेंट सेक्शन में नीचे। फिर होंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो गाइस जैसे तुम लोगों ने देखा कि कैसे ये कर रहे हैं, देखो इस चीज़ पर ना देखो, एक वही है कि हमें देखो इस्लामिक बैंक इस वजह से फॉलो करना है कि हमें सूद ना देना पड़े। देखो नॉन मुस्लिम के लिए बताओ ना कि तुम लोग कि जितने पैसे तुम लोग ले रहे हो उतने ही देना तुम्हें सही है ना, या जितने तुम ले रहे हो उसमें तुम और उसमें पैसे बढ़ा के देना चाहोगे, तुम भी ये चाहोगे कि जितने पैसे मैं लूँ उतने ही दूँ। तो यही है कि सूद नहीं, इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो सबका ही फायदा रहेगा। देखो इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ना लेने का। और देखो दूसरी तरफ जो है ना, जंग में भी देखो तुम लोग वो क्या कर रहे हैं, वो फैमिली क्या कर रही है, मतलब जंग को सपोर्ट कर रही है जो इंसानियत के खिलाफ होती है। तो फिर कहाँ से वो सही, वो तो इंसानियत के भी खिलाफ है ना। तो बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे आके जरूर फॉलो कर लेना। और तुम लोग अपने कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ऐसा क्या लगता है, तुम लोगों का मेरी राय से तुम लोग एग्री करते हो या नहीं करते हो, और बाकी तुम लोगों को क्या लगता है खुद से वो भी कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ, प्लीज लव एंड बाय।